नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दरभंगा, बिहार 2 महीने पहले गई थीं और 2 महीने के बाद उन्होंने बजट में एक बार मिथिलांचल को, मिथिला प्रांत जो बिहार का है, उसे बहुत बड़ी सौगात आज के बजट में दिया है उन्होंने। 1 फरवरी यानी कि आज उन्होंने यूनियन बजट को पेश किया और इसमें बिहार को लेकर के कम से कम 5 बड़ी घोषणा उन्होंने करी है। पिछले बार के बजट में अगर देखें, तब आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों की चर्चा बजट में बड़े जोरदार ढंग से थी, लेकिन इस बार अगर चर्चा है तो वो बिहार की ही है और या तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए दिए गए उपहार निर्मला सीतारमन के द्वारा बजट में या बिहार की चर्चा है। बिहार को कम से कम 5 सौगातें दी गई हैं। पहले हम सौगात की बात कर लें, पहले हम मिथिलांचल की बात करते हैं क्योंकि मिथिलांचल जो है आज के बजट में बहुत जल्द आ गया और शुरुआती बजट भाषण में ही मिथिलांचल की चर्चा हो गई। पूरे विश्व भर में जो बहुत ही महंगे रेट से बेचा जाता है, अगर 200 ग्राम खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत भी 150-200 रुपये के आसपास आती है। वो है मिथिलांचल का मखाना। जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं कि छोटे बच्चों को, अगर नवजात शिशु हैं, ये नवजात शिशु तो बहुत छोटा हो गया, थोड़ा अगर टॉडलर्स वाले एज ग्रुप में अगर 1 साल का है या 8 महीने का है या उससे ज़्यादा 2 साल 3 साल, तो उन्हें अगर वो खिलाएं तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो उनकी ज़रूरत होती है मिनरल्स की, वो प्राप्त हो जाती है। कैल्शियम से युक्त मखाना। निर्मला सीतारमन ने अपने बजटीय भाषण के शुरुआती क्षणों में ही कह दिया कि बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापित किया जाएगा। तो यानी कि जिस तरह से देश में टी बोर्ड होते हैं, कॉफ़ी बोर्ड होते हैं, उसी तरह से, उसी हिसाब से मखाना बोर्ड को भी स्थापित किया जाएगा और मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इसका भारी योगदान हो सकता है, क्योंकि मखाना की जो मांग है पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में है और ये सुनिश्चित करेगा ये मखाना बोर्ड कि मिथिलांचल में ही होने वाला ये मखाना जो है किस तरह से वैश्विक बाजार पर पहुंच पाए और मिथिलांचल के लोगों की आय और आमदनी बढ़ पाए। तो हमने पहले चर्चा कर ली कि निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री ने आज के बजट में मखाना बोर्ड को स्थापित करने की घोषणा की। बहुत बड़ा घोषणा है। और दरभंगा 28 नवंबर को पिछले साल वो गए थे दरभंगा और वहाँ पर आजीविका मिशन से जुड़े हुए महिलाओं से उन्होंने मुलाकात करी थी। बैंक और क्रेडिट जो संस्थानें हैं, उनकी एक बड़ी सभा कर करके करीब 45,000 महिलाओं को क्रेडिट बाँटा गया था एक साथ। तो एक तरह से हम इस विषय पर बाद में लौटेंगे कि मिथिलांचल मिथिलांचल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उसका उसका इतना ज़ोर क्यों है, उसके ऊपर हम बाद में लौटेंगे। बस अभी हम सिर्फ ये कह देना चाहते हैं कि 28 नवंबर को निर्मला सीतारमन दरभंगा ज़िला गई थीं, महिलाओं के साथ एक सभा में संवाद किया था, क्रेडिट बाँटने के कार्यक्रम में गई थीं और उनसे कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दरभंगा गए थे। और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दरभंगा का जो एयरपोर्ट है, वो ऑपरेशनल हुआ। दरभंगा में जो एम्स बनना है, उसकी भी ईंट रखी गई है मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और हम अगर जोड़ना शुरू करें एक तरफ से, तो बहुत सारे ऐसे शुरुआत किए गए हैं कार्यक्रम मोदी सरकार के द्वारा मिथिलांचल के क्षेत्र में, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ नया होने की सुगबुगाहट है। और इसके पहले हम आपको पहले ही बता दें कि मैथिली को भी जो राष्ट्रीय भाषाओं की जो श्रृंखला है उसमें शामिल करा गया था। तो इस तरह से मिथिलांचल जो है निश्चित रूप से मोदी सरकार के फोकस में है और उसके कारण क्या हैं वो हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। पहले आज के बजट में मिथिलांचल और बिहार के लिए निर्मला सीतारमन ने क्या क्या सौगातें दी, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। दूसरी सौगात फिर से मिथिलांचल के लिए एक बड़ा कैनाल,
इरिगेशन कैनाल बनाने की बात करी निर्मला सीतारमण ने और ये कैनाल सुनिश्चित करेगा कि जो इरिगेशन वाटर है उसकी उपलब्धता मिथिलांचल के हर इलाकों में हो, सुनिश्चित हो, कृषि का फैलाव हो, विकास हो, ये सुनिश्चित करेगा और बाढ़ जैसे स्थिति से निपटने में भी वो मदद देगा। तो इस तरह से हम देखें जो जो 5 कम से कम जो घोषणाएँ बिहार के लिए की गई, उसमें से 2 सीधा-सीधा मिथिलांचल के साथ ही जुड़ा हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैसला किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वो है तीसरा जो बड़ा फैसला है उसके 2 पहलू हैं। पहला ये पहलू है कि जो पटना का एयरपोर्ट है, उसकी कैपेसिटी को एक्सपैंड करा जाएगा। पटना का जो एयरपोर्ट है, जो बिहार के लोग रहने वाले हैं या पटना के एयरपोर्ट पे जा चुके हैं, उनको मालूम है कि पटना का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है और एक ऐसे इलाके में स्थित है ये एयरपोर्ट जो कि जो बसावटें हैं, जो आबादी है उसके बहुत पास है और पटना के एयरपोर्ट के फैलाव की गुंजाइश भी उसकी जो संभावनाएँ हैं उस वो ज़्यादा है नहीं क्योंकि ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। हम जो भी बिहार को जानते हैं, जो भी पटना को जानते हैं, उनको मालूम है कि पटना एक बहुत ही घनी आबादी वाला बिहार का कैपिटल है, बिहार की राजधानी है, जहाँ की ज़मीन की उपलब्धता ना के बराबर है। लेकिन इस स्थिति में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा किया है कि पटना का जो एयरपोर्ट है, उसका और फैलाव किया जाएगा और एक्सपेंशन करा जाएगा। दूसरा पहलू इसी विषय से जुड़ा हुआ कि बिहार को एक नया ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट मिलेगा। ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट मतलब नया एकदम बिल्कुल ज़मीन पहले एक्विजिशन होगा, अधिग्रहण होगा और उसके बाद काम-काज शुरू होगा, तो पूरा का पूरा एक नया प्रोजेक्ट और ये होगा बिहटा में। बिहटा जो है पटना ज़िले दानापुर के पास है। दानापुर जो भी बिहार और पटना के ज़िले से परिचित हैं, तो उनको मालूम है कि दानापुर से आगे आप जब निकलते हैं तो आरा आता है, बक्सर आता है और जो इलाका आपका काराकाट वगैरह है, सासाराम वगैरह है, ये इलाका आता है, तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र को भी विकास की धारा में जोड़ने की कोशिश है, बिहटा में एक एयरपोर्ट बना देने के बाद। एक संदर्भ के रूप में हम यहाँ ज़रूर कह देना चाहते हैं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 का, उसमें बीजेपी ने आरा का लोकसभा सीट भी हारा था, बक्सर का भी लोकसभा सीट हारा था। सहयोगी दल जो आरएलएसपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा थे, वो काराकाट से भी चुनाव हारे थे और सासाराम से बीजेपी भी चुनाव हारी थी। तो ये 4 सीट बीजेपी सीधे-सीधे हारी थी और 1 पटना में सीट हारी थी, 5 सीट। तो ये जो पाँचों सीट है, उसका बिहटा में एयरपोर्ट बनने का सीधा प्रभाव पड़ेगा और ये जो पाँचों सीट वाला इलाका है, जिसमें कि विधानसभा सीट अगर आप देख लें, तो कम से कम 30 सीटें होती हैं, जो कि बिहार में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव जब होंगे, तब उनका महत्व काफ़ी होता है। तो कहीं न कहीं बिहटा में एयरपोर्ट को प्रस्तावित कर देने के बाद और ये घोषणा कर देने के बाद निर्मला सीतारमण ने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को एक मजबूती दी है कि इन हारे हुए जगहों पर आप अपनी स्थिति को और मजबूत करें। तो हमने बात कर लिया मखाना बोर्ड का बात कर लिया, कैनाल बनाने की बात कर ली, बिहटा में एयरपोर्ट बनाने की बात कर ली, पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का बात कर लिया। एक और बड़ी बात जो निर्मला सीतारमण ने करा, वो है कि पूरे देश में 2014 के बाद बने 5 आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ ये जो 5 आईआईटी बने हैं, उनमें 6,500 नए सीट जोड़े जाएँगे। तो 6,500 आईआईटी में बीटेक के लिए सीट जोड़े जाएँगे और ये जो भी आकांक्षी लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल में भी सीट्स बढ़ाई जाएँगी, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में सीट्स की उपलब्धता बढ़ेगी।
इसी में उन्होंने कहा कि ये जो 5 आईआईटी हैं, जहाँ की साढ़े 6,000 सीट जोड़े जाएँगे और वहाँ की कैपेसिटी को एक्सपैंड किया जाएगा, उनमें से एक आईआईटी पटना भी है। तो आईआईटी पटना में एक बड़ा विस्तार होगा कि सीटों की उपलब्धता वहाँ पर बढ़ेगी बड़े मात्रा में। अभी इस बात की स्पष्टता नहीं है, लेकिन बजट से करीबन 1 महीने पहले ये हमें मालूम चला था और द rising hills.com ये जो हमारा न्यूज़ पोर्टल है, यहाँ पर हमने खबर भी चलाया था कि बिहार सरकार की जो विश लिस्ट थी, जो उनकी माँग थी कि बजट में क्या सब घोषणाएँ बिहार के लिए की जाए, उसमें से एक बड़ा विशेष था और नया था और बिहार के लिए भी नया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की माँग रखी गई थी। और आज के बजटीय भाषण में निर्मला सीतारमन ने इस बात की घोषणा की कि देश में न्यूक्लियर प्लांट्स कई सारे उन्होंने घोषणा करी है। तो अभी हमें ये मालूम करना बाकी है कि उनमें से कितने बिहार में आने वाले हैं। एक और उन्होंने घोषणा किया, लेकिन उसमें बिहार का नाम नहीं लिया, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जो भी गौतम बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थल हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा विकास किया जाएगा, नए ढंग से किया जाएगा, उसके लिए भी प्रस्ताव दिए। तो हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं, उनमें से बिहार का गया, बोध गया है, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, जबकि वाराणसी में सारनाथ है और लुम्बिनी जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इनके साथ बोध गया बिहार में जुड़ा हुआ है और हम अगर याद कर ले तो पिछले साल के बजट में इंडस्ट्रियल नोड देने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गया में करा था। गया जो कि एक जंक्शन है, जो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड रेलवे कॉरिडोर है, जो कि लुधियाना से जाता है दानकुनी कोलकाता के पास। तो उसका मिड जंक्शन गया बनता है और गया में एक इंडस्ट्रियल नोड बनाने की बात पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने करी थी। और पिछले साल जो घोषणाएं करा था निर्मला सीतारमन ने, अगर उसे हम याद कर लें तो दो एक्सप्रेसवेज, एक दो रोड के एक्सप्रेसवेज किया था, पीरपैंती भागलपुर जिले में एक थर्मल पावर प्लांट का किया था, गया में इंडस्ट्रियल नोड का करा था। इस तरह करके बड़े बड़े घोषणाएं करे थे। और आज के बजट में एक और बड़ा घोषणा जो बिहार के लिए किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने है कि एक मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा बिहार के अंदर में। मेगा फूड पार्क जिसमें कि कई काफ़ी बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा, वो बिहार में स्थापित किया जाएगा। और हम जानते हैं कि बिहार मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पाद काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला, अगर इस तरह से आप फल देखें तो आम जो है दक्षिणी बिहार में आम काफ़ी होते हैं। इसके अलावा और भी जो कृषि उत्पाद हैं, उसके ऊपर केंद्रित रहेगा ये फूड पार्क। तो इस तरह देखते हैं कि पिछले साल और इस साल दोनों को अगर मिला करके देखें तो मोदी सरकार के जो 2 बजट आए हैं, उसमें बिहार को बहुत बड़े सौगात दिए गए हैं। उससे बिहार को बहुत फ़ायदा हो सकता है आने वाले समय में, अगर ये जितने भी प्रस्ताव हैं अपने सीमा सीमा अवधि के अंदर ज़मीन पर अमली जामा उनको पहना दिया जाए। अब जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है कि बिहार पर इतना जोर क्यों? क्योंकि जब लोकसभा में वित्त मंत्री बार-बार बिहार का नाम ले रही थीं, तब विपक्ष के दो द्वारा जो है जोरदार हंगामा भी किया जा रहा था। पिछली बार भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ही बजट दिया है, बाकी देश को भूल गए। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तीसरे कार्यकाल में। पहले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व में फुल मेजॉरिटी लोकसभा में प्राप्त था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी नहीं है और जनता दल यूनाइटेड बिहार से और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश दोनों के ऊपर निर्भर करती है सरकार चलाने में। तो ऐसे में नीतीश कुमार का, चूँकि अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो उनका भारतीय जनता पार्टी से आना-जाना लगा रहता है। तो ऐसे में
उनके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता है कि बिहार का जब विधानसभा चुनाव अक्टूबर के महीने में होगा, तो क्या चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे या फिर से एक बार आश्चर्यचकित कर देंगे। कोई नहीं जान सकता, कोई कह भी नहीं सकता, इसकी भविष्यवाणी कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। तो ये परिप्रेक्ष्य है कि दोनों 2 साल के बजट में बिहार पर इतना जोर क्यों है। अब हम आते हैं कि मिथिलांचल पर क्यों जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अतीत में जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व शुरुआत के 80 के दशक में, 90 के दशक में हुआ करता था, जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत ही छोटी सी एक पार्टी थी, तो वो मिथिलांचल के इलाके में ही था, मधुबनी, दरभंगा ऐसे इलाकों में ही था। ताराकांत झा भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में जाकर के कैलाशपति मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी का कमान बहुत लंबे अंतराल तक संभाला। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का साख मिथिलांचल के इलाकों में बहुत ही पुराना है। अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखें, जातीय समीकरण देखें, तो इस इलाके में ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव, ये 3 जो हैं, ये बड़े संख्या में यहाँ पर हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का भी यहाँ पर बहुत मजबूत कह सकते हैं कि फुटप्रिंट्स है, अपनी जड़ें हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी दरकार है कि नॉन यादव, नॉन जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको ब्राह्मणों के साथ जोड़ कर करके वो राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर बिहार में एक बड़ी पार्टी का रोल अदा करना है और आने वाले समय में मजबूत करनी है अपनी स्थिति, तो मिथिलांचल से एक बड़ी शुरुआत भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि मिथिलांचल में एम्स भी दिया, एयरपोर्ट भी दिया, अब मखाना बोर्ड दिया, अब एक कनाल दिया। तो इस तरह से और भी कई सारे प्रस्ताव किए गए हैं। रेलवे का भी विस्तार बहुत किया जा रहा है। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिथिलांचल के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर हम एयरपोर्ट की बात कर लें, तो पूर्णिया में एयरपोर्ट का काम चल रहा है। दरभंगा में, अगर बिहार में देखें, तो बिहार में पटना के अलावा दरभंगा, पटना और दरभंगा 2 और एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। और गया में जो एयरपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो 3 एयरपोर्ट हो गए। पूर्णिया में चौथा एयरपोर्ट का काम चल रहा है। भागलपुर में एयरपोर्ट की ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा उसके ऊपर। अब ये बिहटा में एक नया एयरपोर्ट बनेगा। तो एक चूंकि पटना के करीब है, तो और पटना एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है, तो बिहटा एयरपोर्ट को बड़ा एयरपोर्ट में तब्दील करने की कोशिश केंद्र सरकार और बिहार की सरकार करेगी। तो हम इस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत जोर है बिहार के और खास करके मिथिलांचल के क्षेत्र में। और अक्टूबर में होने वाला कोई विधानसभा चुनाव, उस पर नज़र भारतीय जनता पार्टी की अभी से बनी हुई है। इस विषय के ऊपर में आपके जो विचार हैं, मैं लिख करके बताएं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।